Welcome back. Section 1 AP framework and point number 7 is aesthetics. इस पे आज चर्चा होगी. So this is how it goes. The framework's aesthetics follow directly from its via negativa axiology. Beauty is defined as the absence of egoic distortion, and art accordingly is great when it is produced in the ego's absence. This does not require the artist to be a realized person in every dimension of life. It requires the artist to have access in the moment of creation to states of genuine ego absence. पहला पैराग्राफ है, तो इस पे क्या थॉट्स हैं आपके? बेसिकली कहा जा रहा है कि अगर आप नहीं हो तभी वो काम अच्छा हो सकता है, तभी कोई आप आर्ट बना रहे हो, अगर आप नहीं हो उसमें तो तभी वो सही है, क्रिएटिव है. तो इसका क्या मतलब हो सकता है कि आपके बिना आर्ट अच्छा बन रहा है, इसका क्या मीनिंग हो सकता है? जो टाइटल है वो है एस्थेटिक्स. एस्थेटिक्स हम जनरल डे टू डे भाषा में यूज़ करते हैं गुड लुकिंग के लिए या ब्यूटी के लिए, है ना. तो मतलब ये तो इम्प्लाइड है कि अगर हम आर्ट की बात कर रहे हैं तो आर्ट मीन्स ब्यूटी की. आर्ट है तो ब्यूटीफुल ही होगा. अब ज़रूरी नहीं, आर्ट तो हम किसी को भी कह सकते हैं, लोग कहते हैं, है ना. तो एक्सप्रेशन, मगर यहाँ उसकी डेफिनेशन अलग से दी जा रही है लोगों से हटके कि जिसमें ईगो नहीं है वो बैठ रहा है, वो ब्यूटीफुल है, वो ब्यूटीफुल आर्ट है. Yeah. आर्ट तो कुछ भी हो सकता है. आर्ट तो कुछ मतलब अगर मैं ऐसी बस 2 लाइनें खींच दूँ या वो आया नहीं था वो केला चिपका दिया था वॉल पे, तो आर्ट है. और किसी ने बहुत महंगे में खरीदा था. तो आर्ट तो कुछ भी हो सकता है. इट्स जस्ट वो कह रहे हैं ब्यूटीफुल आर्ट इज दैट व्हिच इज प्रोड्यूस्ड विद अ थिनर ईगो. तो ईगो क्या करता है ऐसा कि जिससे डिस्टॉर्ट हो जाती चीज़ें या फिर जो भी उसके आसपास की दुनिया है, मतलब वो मैं का भाव आ जाता है ना. Ego- मुझे आर्टिस्ट बनना है या मुझे हीरो बनना है, तो उस चक्कर में I guess उसमें फ्यूचर आ जाता है कि आपकी डिज़ायर आ जाती है कि मुझे इससे मिलेगा क्या. तो फिर अगर आप ये सोचोगे कि अगर बनाते टाइम, खेलते टाइम ये सोचोगे कि अगर इस मैं हार जाऊंगा तो क्या होगा, ये चल रहा है दिमाग में, तो आप खेल कैसे पाओगे कि इतने गोल हो गए तो मैं ये मैच नहीं जीता तो मेरा ये लुट जाएगा, तो कैसे मैच कैसे खेल पाओगे. इवन आपको कुछ भी अगर मैच भी अच्छे से खेलना है तो यू नीड टू बी फुल्ली इन देयर. और अगर आर्ट की बात करें तो नेचर, हम जैसे पहाड़, नदियाँ, ये सब हमको अच्छे लगते हैं क्योंकि ईगो नहीं है इनमें, है ना. या तो वो बस रैंडमली बने हैं, किसी ने बनाए नहीं. तो एक ईगो सेंट्रिक बंदा होगा तो वो वहाँ पे शायद गंदगी कर देगा या कूड़ा डाल देगा. लेकिन अगर क्लैरिटी वाला होगा तो वो वहाँ पे ब्रिज बनाएगा, तो ब्रिज की भी एक ब्यूटी होगी. और ब्रिज अगली भी हो सकता है, हाँ. उल्टा भी हो सकता है कि वो ब्रिज बना रहा है कि इससे मैं कोई ट्रांसपोर्टेशन का या मैं कोल माइन करूँगा उस साइड जाके, इसलिए मैं ब्रिज बना रहा हूँ. तो डीड से ज़्यादा इंटेंशन Intent की बात पे है. ज़्यादा है कि आप क्यों कर रहे हो. आपने नोटिस किया है कि ओरेटरशिप भी एक आर्ट होती है, बोलना. और मैं जब आचार्य जी को सुनता हूँ बोलते हुए तो कभी कभी मुझे पता लगता है कि मैं आधे घंटे से सुन रहा हूँ, वो वक्त कहाँ गया मुझे नहीं पता. कभी कभी ऐसा होता है किसी लेक्चर में बैठा हूँ और प्रोफेसर बहुत बुरा ओरेटर है, तो वो आर्ट उनकी इतनी ब्यूटीफुल नहीं लग रही. अब ये साउंडिंग इट्स लाइक आई एम वेरी बीइंग सो जजमेंटल, बट क्या ऐसा हो सकता है कि उस प्रोफेसर की ईगो आड़े आ रही है और इस वजह से वो एक खूबसूरत एक लेक्चर नहीं डिलीवर कर पा रहे हैं? ऐसा भी हो सकता है. यस, ऐसा भी हो सकता है. लेकिन हमने ये भी देखा है कि बहुत से लोग हैं जो प्रैक्टिस कर करके उस आर्ट को, उस पर्टिकुलर चीज़ को इतना अच्छा बना लेते हैं कि सब सुनते हैं उनकी बात, कि इवन दे आर ईगोइस्टिक, दे आर डिज़ायरस. उनको चाहिए, उनको कुछ बेचना है किसी को, मान लो किसी को, तो वो अपनी उस बोलने वाली आर्ट को इतना सही से कर लेगा कि लोग खरीदेंगे उसको. लेकिन वो हिप्नोटिक कर रहा है. एक होता है ईगोलेस लिसनिंग. जब आचार्य जी बोलते हैं तो वो खुद रास्ते में नहीं होते,
तो डायरेक्टली जो कनेक्शन बन रहा होता है उनके साथ वो बहुत बहुत स्मूथ बनता है। मगर ये हम नहीं ना कह सकते, हमें कैसे पता कि हम जज नहीं कर सकते। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैंने अगर 10 स्पीकर सुने तो एक स्पीकर के तो मैं बस चिपका ही रहा, तो वो जिसको मैं चिपका रहा वो क्या कर रहा है ऐसा जो मेरे को खींच रहा है। हाँ, अभी हम सब डिस्कस इंजेक्शन ऑफ आर्ट पे हम कमेंट कर रहे हैं कि कुछ आर्ट है और हम उसको देख के हम कुछ गेस कर रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा ऐसा। What I think what they are trying to say is the artist himself whenever he's producing, जब बना रहा है आर्ट तब ईगो कम हो रही है, तब जो भी बन रहा है is kind of beautiful. It's- Probably more about the author of the work rather than the consumer or the राइट seer. क्योंकि हाँ सही हाँ, बात क्योंकि है। हम कह नहीं सकते ना देख के कि ये ईगो लेस बना था या ईगो फुल बना था। इवन किसी ने मान लो ईगोलेस या ना थिन ईगो से बनाया हो कोई आर्ट, मगर अगर देखने वाला ही कोई वो कैसे समझेगा। लोग ग्रंथों के पास जाते हैं तो क्या हाल करते हैं उनका, दो लोग हो डिस्टॉर्ट सकते हैं। अर्थ करते हैं। और एक ग्रंथ को सुन के दोनों रो रहे हैं, लेकिन एक रो रहा है कि अपनी कुछ मेमोरीज को याद करके, और दूसरा उसके विगलन में, या फिर बोल सकते हैं कि उसको समझ में आ रही है, डीप क्लैरिटी आ रही है, वहां से उसके अपने आप आंसू निकल रहे हैं। एक अभी हुआ था ना, आज ही सेशन हुआ था ना, ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ द हाँ। बिहोल्डर, आई ऑफ द Eye। बिहोल्डर। अब मैं अगर देख रहा हूँ तो ब्यूटी, मैं किसी ईगोफुल चीज को भी देख के आई कैन कॉल इट ब्यूटीफुल इफ आई एम नॉट सीइंग, इफ द थिन ईगो इज सीइंग एंड एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल। ब्यूटी तो है ही हर जगह, वो बस जो फिल्टर है वो हटा दो, राइट, पर्दा ईगो वाला हटा दो अपना। अगर थिन ईगो से देखोगे तो एवरीबॉडी इज तो अगर मुझे कुछ ब्यूटीफुल आर्ट बनानी है इस दुनिया में, कुछ खूबसूरत लाना है, या वो मेरी एक्टिंग से हो, राइटरशिप से हो, म्यूज़िक से हो, कुछ भी, तो मुझे रास्ते से हटना होगा, तभी वो चीज़ आगे आ पाएगी। यस। और अगर जब हम कहते हैं कि मुझे रास्ते से हटना पड़ेगा, तो इसका कैसे, इसको अगर प्रैक्टिकली देखें तो क्या मतलब हो सकता है इसका? अगर मुझे बनाना है ही गलत कंडीशन है काइंड ऑफ। अगर कुछ बनेगा सुंदर तो मेरे हटने से बनेगा, ऐसा कह सकते हैं, शायद बेटर होगा कहने का कि उसको ऐसे भी कह सकते हैं। अभी मैं 30-35 साल का हो, मेरे पास इतनी मेमोरीज है, मेरे पास डर भी है, पास्ट एक्सपीरियंसेस भी है, उनको आड़े नहीं आने देना मुझे। कि हाँ, अगर मैं किसी अटेम्प्ट कर रहा हूँ, कोई चीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ, या फिर कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ, कुछ पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मेरे एक्शन उस मेमोरी से, पास्ट या फ्यूचर के डर से नहीं आनी चाहिए। तो वो दिस आल्सो इज काइंड ऑफ सप्रेसिंग इट, राइट? यू आर अगेन डूअर, कि आप चाहते हो कि मेरे आड़े ना आए। हाँ, ये भी कर्म के ही तल पे, मतलब थॉट के ही लेवल पे एक्शन है। यू हैव टू फोकस ऑन कि मैं ईगो थिन हो जाए तो अपने आप ही वो कैरी होएगा ही नहीं, मतलब उससे भी अपस्ट्रीम है ये चीज़, राइट? मतलब अगर मैं फोर्स करके कोशिश कर रहा हूँ कि मैं मेरे आड़े ना आए, फिर तो यू आर अगेन थिंकिंग अबाउट द मेमोरीज ओनली, राइट? जो आड़े आ जाएंगी, नहीं आने देनी उसको। आई गेस यहाँ पर सीइंग काम आती है, आत्मावलोकन काम आता है, कि आप देख लो कि आप कुछ कर रहे हो और उसमें कोई भ्रम या दावा या फिर कुछ ऐसा मेंटल, क्या कह सकते हैं उसको, कि जो कुछ रियल नहीं है, वो तो नहीं मांग रहे आप उससे। या फिर हम जैसे कह सकते हैं कि अगर मैं कोई पेंटिंग बनाऊंगा तो मेरी इज्जत बढ़ जाएगी, या फिर क्योंकि वो तो कुछ रियल नहीं, फिजिकल नहीं है, और कुछ ऐसे सीइंग के थ्रू ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं, तो दैट कैन हेल्प के या एनीथिंग व्हिच लाइक, अगर तुम कुछ चाह रहे हो फ्यूचर में उससे, देन इट्स एन इंडिकेटर ऑफ ईगो, राइट? दिस कुड बी वन क्वेश्चन टू आइडेंटिफाई कि ईगो से चल रहा है मामला या नहीं, क्या मैं इससे कुछ चाह रहा हूँ आगे फ्यूचर में, कुछ इसका मुझे बेनिफिट या इससे एक्सट्रैक्ट करने को कुछ मिल रहा है, प्लान बना रहा हूँ मैं, योजना बन रही है अगर कुछ, तो फिर हाँ ईगो से चल रहा है। फॉलोअर्स के लिए रील बनाओगे हाँ। तो वो पूरा ईगो का काम है, हाँ। क्योंकि तुमने कुछ बनाया जेन्युइन इंटेंट से, तो फॉलोअर आए तो ठीक, ना आए तो ठीक, राइट। तो ब्यूटी आ सकती है।
क्योंकि डिपेंडेंसी हो गई ना फॉलोअर्स के। अब आप सोच राइट। आप उन्हीं के हिसाब से चलोगे। बाय द वे वैन गो का आपने एग्जांपल लिया, उसकी जीवित काल में उसके काम का एप्रिसिएशन नहीं मिला था। राइट। उसके मरने के कई टाइम बाद। राइट। Sustained creative work involves oscillation, movements of ego absence, in which something genuinely beautiful is made, and the ego's return, which produces the work that connects those moments. The practiced artist learns in editing to distinguish between what was made in the ego's absence and what was made in its presence, and has the honesty to honor that distinction. मतलब जिसने क्रिएट करा है वो खुद के काम को देख के बताता है कि यहाँ मेरी ईगो आ गई है, तो इसको हटाना होगा, और ये प्योर आया है और इसको आगे रख सकते हैं, आगे दे सकते हैं। क्या ऐसा कहना चाह रहे हैं? सस्टेन्ड क्रिएटिव वर्क की बात हो रही है, तो मतलब कॉन्टिन्यूस अगर कुछ बन रहा है, जैसे भगवद गीता लिखी जा रही है या फिर कुछ रामायण का पूरा संस्करण लिख रहे हैं कोई, तो वो एक दिन में तो नहीं लिखा हुआ, वो लगा हुआ उसको कुछ टाइम तो लगे, कुछ दिन तो लगे ही होंगे। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो इट कुड हैव बीन कि कुछ लिख दिया एंड देन लेटर व्हेन यू आर रिव्यूइंग इट, तो जब एडिट कर रहे हो तब यू अगेन सी अच्छा दिस टाइम दिस वाज प्रॉब्ली फाइन, अभी मैं इतना थिक ईगो से क्या बना था और थिन ईगो से क्या बना था, एंड देन यू एडिट गो बैक एंड जस्ट उसको हटाओ कि थिक ईगो वाला। मेरे माइंड में कल हमने वो एक क्योंकार सतनाम, मैंने पूरा एंड तक सुना, वो फर्स्ट पॉडी का उन्होंने ट्रांसलेशन किया था आचार्य जी ने। मैं देख रहा था एक चीज़ कि किसी ने तो लिखा ही होगा ना, वो किसी ने उसको क्रिएट तो किया ही होगा। आसमान से तो शब्द टपक नहीं जाते हैं, शब्द हमारे ही हैं, इंसानों के ही हैं, पर द प्रिसिजन, एवरी वर्ड मीन्स समथिंग। एक का भी उन्होंने कैसे बताया कि एक का मतलब अद्वैत है, एक नहीं है। सतनाम नो नेम है, नाम नहीं, और ओम शब्द निशब्द, और आगे वो पुकारता पूरक निर्भव, वो एक वर्ड बिल्कुल ऐसा है जैसे कांच के थ्रू देख रहे हो आप, उसमें ईगोलेसनेस है। I just wanted to mention that, क्योंकि वो भी फ्रेश है मेरे माइंड में। जो भी क्रिएटिव वर्क यही सब तो है, ये भी तो क्रिएटिव ही वर्क ही है। गीता, नित्यनेम, जपजी साहिब, जो भी ग्रंथ हैं सब क्रिएटिव वर्क ही तो है एक तरह से। इवन आई गेस जो शब्द को शब्द में लाने की कोशिश की गई है। एग्जैक्टली। हम खेल की, म्यूजिक की या कोई और बातें भी करें, उनमें भी तो ऐसा है कि आर्टिस्ट कहते हैं कि आई वाज़न्ट देयर, मैंने नहीं किया। तो और बहुत सारे आर्टिस्ट जैसे आचार्य जी भी सेशन देने के बाद चेयर को ऐसे करते हैं ना, ऐसे हाथ जोड़ते हैं। तो बहुत सारे आर्टिस्ट खुद स्टेज से जाने से पहले इंस्ट्रूमेंट को हाथ जोड़ते हैं कि इंस्ट्रूमेंट ने बजाया है, आई एम गिविंग इट हाँ, मैं क्लेम नहीं ले रहा, ये इनकी कृपा है या इंस्ट्रूमेंट की सारे क्रेडिट उसको है, मैं नहीं ले रहा। इसमें मे बी कंफ्यूजन हो सकती है व्यूअर्स को। एक तो ये दो चीज़ों में ये तब भी हो सकता है जब कोई कहे कि आई वाज लॉस्ट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग लॉस्ट एंड बीइंग इमर्स्ड। कि आप खो गए किसी कहीं और चले गए, या फिर उसमें फ़र्क है, एंड बीइंग इमर्स्ड में फ़र्क है कि आपने शायद प्रैक्टिस इतनी करी या फिर आप इतने माहिर हो उस चीज़ में कि करते करते आप धीरे धीरे आप हट गए पीछे और सिर्फ बस एक्टिविटी रह गई, अब आप नहीं हो। वो कहते हैं ना कि आप एक पॉइंट के बाद इंस्टिंक्ट बजाते हैं। आप कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हो तो इंस्टिंक्ट बजाते हैं। या जब गिटार सोलो भी कोई एक बहुत अच्छा गिटारिस्ट बजा रहा होता है तो उसको बस पता होता है कि मुझे 8 बार्स करने हैं या 16 बार्स करने हैं। अब उसे पता नहीं है, स्टेज पे वो लाइव परफॉर्म कर रहा है, कहीं भी उसकी उंगलियां जाएंगी और वो सही जगह पड़ती हैं एकदम। क्योंकि प्रैक्टिस उंगलियों ने करी है ना। हाँ, ये बॉडी ने प्रैक्टिस करी है, इसको करवाई, इसने करी है। अब ईगो का तो यहाँ काम नहीं कोई,
10,000 आवर्स कहते हैं मास्टरी पाने के लिए। Right. तो एक ढांचा तो तैयार करना ही पड़ेगा, उसमें आपकी कार्विंग है, Yeah. फिर उसके बाद उस ढांचे को अब आप छोड़ दो। क्योंकि मेमोरी अपना काम जानती है, हाथ प्रैक्टिस करिए, हाथ अपना काम जानते हैं, सब अपना काम जानते हैं। काइंड ऑफ लाइक सेइंग कि अब आप कह रहे हो हाथ, मान लो ये कह रहे हैं गिटार, तो हम सब के डीएनए या हम सब की बॉडी में ही ऑलरेडी कुछ स्किल्स मान लो अडेप्टेबिलिटी ऑलरेडी है। मान लो कि कुछ लोग गिटार जैसे कहते हैं ना कि बचपन से ही इसको सही आता है, म्यूजिकल ईयर है किसी का, अगर पिच वो पहचान पाता है, तो ये उसकी बॉडी की संरचना ही ऐसी हुई कि उसको ये कैपेबिलिटी दी हुई है नेचर ने। तो इट्स प्रॉब्ली सेइंग कि अगर ईगो हट जाए तो यू काइंड ऑफ गो बैक टू जस्ट योर नेचर, योर ट्रू नेचर की ऐसे ही बॉडी बनी थी, और ये बॉडी की एक वन ऑफ द कैपेबिलिटीज है जो प्योरली बिना ईगो के सामने आ रही है, वो एक्सप्रेस हो रही है। किसी का कुछ और ज़्यादा तेज हो सकता है, इंटेलेक्ट ज़्यादा तेज होता है, कोई स्कल्पचर में हो सकता है, कोई शब्दों में जैसे स्पीच में हो सकता है, कुछ लोग मूव बहुत सही करते हैं बॉडी के साथ, बॉडी है, डांस है या जो भी है, और हर किसी में वो नहीं होती इनेट एबिलिटी। तो ये प्रकृतिस्थ होना ही हो गया ना कि नाउ यू आर कंप्लीटली इन नेचर, यू आर नॉट देयर, जस्ट बॉडी इज देयर। नेचर ने जो भी आपको दिया था कैपेबिलिटी, यू आर एक्सरसाइजिंग दैट, यू आर एक्सप्रेसिंग दैट, आप नहीं हो। The reception of art is also ego determined. Reception वो देखने वाला हुआ, रिसीव करने वाला हुआ। Two people may weep at the same music. One is having their ego confirmed and enlarged. The other is having their ego loosened. The external behavior is identical. The inner direction is opposite. The framework holds that what is called taste is in large part the ego's preference for art that serves its own project. अब इसमें रिसीविंग वाली बात आ रही है। ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर। अब बाहर से नहीं बताना मुश्किल है कि सिर्फ एक्शंस देखकर बताना मुश्किल है कि सेम एक्शंस हो सकते हैं, आइडेंटिकल, दोनों रो रहे हैं, लेकिन कैसे हो सकता है कि एक की ईगो बढ़ रही है, एक सगन ईगो से रो रहा है। देखो, एक पिता बैठा है ऑडियंस में, उसका बेटा वायलिन बजा रहा है, और एक स्ट्रेंजर बैठा ऑडियंस में, वो दोनों देख रहे हैं उस लड़के को वायलिन बजाते हुए। पिता इसलिए रो रहा है क्योंकि उसको प्राउड हो रहा है अपने बच्चे पे, हाय मेरा बेटा। और बिल्कुल हो सकता है कि उसको म्यूजिक की बिल्कुल समझ ना हो, और खुद समझना हो, और रो रहा है प्राउड में। या फिर हो सकता है वो वही पिता हो जिसने मना किया हो उसको म्यूजिकल डायरेक्शन में जाने के लिए, लेकिन अब वो कॉन्सर्ट में आके फेमस हो गया, कॉन्सर्ट में आ गया, वो इसलिए रो रहा है कि उसको लग रहा है कि भाई अब लोग इतने सारे इकट्ठे कर लिए इसने अपने आर्ट से। और दूसरा बंदा जेन्युइनली वो वायलिन सुनकर मर रहा है, रो रहा है कि उसको कुछ छू गया अंदर, या खाली हो गया वो अंदर से। इंटेंशन की भी बात है ना कि आप आर्ट के पास जाते ही उसलिए हो, ताकि मोस्टली तो उसलिए जाते हैं ना कि ये मेरी स्टोरी में कैसे फिट होता है। मान लो मैं अगर फ्रांस गया हूँ तो मैं मोनालिसा देखने जाऊँगा, मैं फ़ोटो डालूंगा स्टेटस पे, तो मैं उसको कंज्यूम इस तरह से करता हूँ मोनालिसा को कि मैंने मोनालिसा देख ली, अब मैं मोनालिसा देखने वाला बोला जाऊँगा। हाँ, मैंने जोड़ लिया उसको साथ में। दूसरी जगह है कि मोनालिसा को देखा इस तरह से कि उसकी पूरी बैकग्राउंड में कुछ चले गए, और जिसने बनाया है दा विंची या जिसने भी, उसकी फाइननेस या उसकी जैसे स्माइल कहते हैं लोग, मोनालिसा की बहुत मिस्टिकल स्माइल कहते हैं, तो उस तरह से उसको जैसे अगर देख पाए कि मैं अभी कितना फूला बैठा हूँ, उससे अगर मुझे दिख पाए कि मैं मोनालिसा की पेंटिंग आपको अपनी याद दिला दे, एज ए मिरर काम करे, एज ए दर्पण काम करे, आपको आप तक मोड़ दे, तो और वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मोड़ सकता है आपको वापस अंदर की। हरमंदिर साहब देख के, गोल्डन टेम्पल की देख के भी बहुत फैसिनेट होते हैं लोग कि ये कैसे किसी ने इतना गोल्ड बना दिया, कैसे कर दिया। उसको भी आप वापस मोड़ के आप देख के अंदर भी रियलाइज कर सकते हो कि
कोई नदी को देख के कर सकता है कि भी ये कैसे है ना फ्री फ्लो में जा रही है Yeah. और और मैं मैं कैसे बंधा बंधा और इसको कोई डर नहीं है, कोई चिंता नहीं, कोई फ्यूचर की चिंता नहीं कि ये नदी ये पानी आगे नाले में जाएगा या सागर में जाएगा। Right. डर के आई एम गिल्टी ऑफ इट, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लंदन गए तो होता है कि यार लंदन आया तो लंदन ब्रिज के साथ एक पिक्चर तो होनी ही चाहिए। या यू जस्ट पैटर्निंग, हाँ आप लंदन ब्रिज को देखते हो, बैठ के निहारते हो कि कितनी अच्छी इसमें इंजीनियरिंग लगी है, पिक्चर भी ले लो इसको है ना। फटाफट ग्रैब कर लिया है ना, ले हाँ ठीक है अच्छा मेरे साथ एक उल्टा एग्जांपल है। मैं रूपर्ट स्पायर से मिलने गया था 2019 में। आई यूज्ड टू बी लाइक अ ह्यूज लिसनर ऑफ दिस गाय, राइट। पर उस टाइम में मैं एक ऐसे फेज में था एंड आई हैड लाइक लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू लाइक स्टैंड टॉक टू हिम लाइक फेस टू फेस, राइट। सो लाइक आई शुड टेक अ पिक्चर विद हिम, याद रहेगा, दिखाएंगे किसी को ये वो। बट देन एट द सेम टाइम आई वाज लाइक if you want to take a picture you're missing the whole point of what he's trying to say to you. तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं लूँगा। अब मुझे लगता है ना लेना भी ईगो था। राइट राइट पिक्चर बिल्कुल, क्योंकि इतना समझाना क्यों पड़ गया। क्योंकि it's just an opportunity for you to see where you're at right now, right then. हाँ It's not something that will come later. उस टाइम पे अगर पता चल गया कि हाँ मैं चाह रहा हूँ लेना, मैं ऐसा हूँ, अब उसके बाद करा नहीं करा इट डजंट मैटर। Yeah. एक विंडो खुल गई अपॉर्चुनिटी की कि अच्छा ऐसा हूँ मैं और मैं चाहता हूँ ऐसा। नाउ एवरीथिंग एल्स इज इनसाइड। एक्शन जो मर्जी करो, एक्शन निकल आएगा वंस यू गो इनटू डीपर इंक्वायरी। उसके बाद I guess इसलिए कहते हैं स्पिरिचुअलिटी इज वेरी पर्सनल। अध्यात्म बहुत हाँ। आपके करीब का है कि एक्शन से नहीं कह सकते ना कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अच्छा ये मैंने कर दिया तो गलत, क्योंकि इंटेंशन आपके सिवा कौन जान सकता है, आपको पता है आपकी इंटेंशन क्या है। तो ये तो बहुत ही ईमानदारी ऑनेस्टी वाली बात है कि आप देखो भाई, अगर हो सकता है पिक्चर लेना अच्छी बात है, हो सकता है बुरी बात है, और दोनों अच्छी बुरी आपके लिए हैं। अब आप देखो कि कहाँ से आ रही है इंटेंशन क्या है। एक्शन को यहाँ पे हम खाली इस तरह से क्यों बोल रहे हैं कि कुछ बॉडी ने कुछ किया तो एक्शन हुआ। थॉट भी तो एक्शन ही है। थॉट आया दैट मीन्स कि एक्शन हो चुका है ऑलरेडी। अगर मेरे को चोरी का थॉट आया तो मैं हूँ चोर, अब मैं कुछ करूँ ना करूँ डजंट मैटर। और चोरी की सजा भी वो बताया ना अभी आचार्य जी ने उसमें भी कि the judgment or the punishment precedes the Act. crime and the act. तो नहीं बट जैसे आपने बोला कि थॉट भी आ गया चोरी करने का, तो चोरी है, बट उसने डिस्क्रिप्शन यूज़ किया उस टाइम मोमेंट में, पॉज किया, फिर देखा कि नहीं ये चीज़ से वो तो फिर मॉरलिटी होगी ना कि मैंने देखा कि नहीं चोरी तो गलत है, या नहीं, मैंने गलत देखा कि नहीं। मैं पकड़ा जाऊंगा। गलत भी नहीं, बट उसने देखा कि हाँ चोरी करके मुझे मिलेगा भी क्या। ऐसे अगर समझ गया सिचुएशन को हाँ। कि हाँ ये इसमें क्या रखा है, मतलब समझने की बात है उसको। पर उस नए मोमेंट में वो बदल हाँ गया। तो वो बंदा चेंज हो गया ना। नाउ नेक्स्ट टाइम के लिए आप हो सकता है बदले हुए हो, हाँ बट उस टाइम पे अभी मैं चोर ही कहलाऊंगा उस मोमेंट पे। नाउ नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी यू गेट ऑफ चोरी, दैट टाइम इज द नेक्स्ट टेस्ट। तब आपको थॉट भी आता है कि नहीं, आपको मान लो चोर आप किसको चोर कहोगे, जो खुले मैदान में घूम रहा है विद द थॉट ऑफ चोरी बट कुछ कर नहीं रहा, या फिर सेम वे दूसरा पर्सन है जो खुले मैदान में घूम रहा है विदाउट द थॉट ऑफ चोरी। इन दोनों में से चोर तो वही कहलाएगा ना जिसका थॉट भी है, कुछ कर सकता है लेकिन कर नहीं रहा। बाद में लाइक यू गोइंग फ्रॉम दिस पर्सन टू दैट पर्सन बेसिकली व्हाइल यू आर एनालाइजिंग। तो जो आप बता रहे हो इसका बीच का रास्ता है, जो ब्रिज है इन दोनों के बीच का, ऐसा हूँ मैं, अब मैं ऐसा बनना चाहता हूँ कि मुझे थॉट तक ना आए। तो इसके बीच का रास्ता यही है, इंट्रोस्पेक्शन एंड अवलोकन। और एक और पॉइंट है इसमें, और कुछ है हो गया है। जो प्रभजोत भी बता रहे थे ना कि कुछ भी देखो उसको देख के हमें अपनी याद आ जाए, मेरे इनवर्ड जा रहे हैं नहीं। तो इस पे भी आचार्य जी अभी रिसेंटली बोले थे ना कि कुछ भी देख के मेरे को भगवान या उच्चतम की याद आ सकती है। या आई थिंक ये एग्ज़ाम में था कि मैं
बॉडी एज एन ऑब्जेक्ट को योग में था ना कि बॉडी इज अ वेरी गुड ऑब्जेक्ट टू यूज क्लोजेस्ट टू यू, व्हिच इज एवरी पेड़ है, हाँ सांप है, वो आपको कहीं मिलेगा बाहर हाँ जाके, कभी हर टाइम अवेलेबल है बॉडी को देख के आप बहुत कुछ सीख सकते जैसे हो। नाक हो गई। हाँ तो ऐसी कबीर साहब के कितने सारे दोहे ऑब्जेक्ट्स पे है ना। अब उन्होंने पाटन को देख के याद कर लिया, उन्होंने नदी को देख के याद कर लिया, उन्होंने अपना जीनी चादर को देख मछली को देख के के। याद कर लिया। वो आप यूज तो हर चीज कर सकते हो, हर चीज आर्ट है आपके लिए इफ यू आर कीपिंग पिया इन माइंड, राइट। Yes. तो हम लोग यहाँ बैठे हुए ऐसे, तो ये भी एक क्रिएटिव फॉर्म में बाहर आ सकता है, एक बैठना भी, उसको प्रेजेंट करना भी। हाँ लेकिन अगर मैं बैठा हूँ यहाँ पे और मैं सबकॉन्शियसली या फिर कॉन्शियसली भी बैठा हूँ कि यार मेरा वीडियो कैसा आएगा, Right, मैं right. ठीक से बोल रहा हूँ कि नहीं, तो मैं अपने आप को फिर भी बचाए रख रहा हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा फिर ठीक से क्रिएटिवली या फिर अपने आप को प्रेजेंट। एक नॉर्मल पिक्चर नहीं ठीक आती है अगर आप हाँ। कॉन्शियस हो तो। हाँ तो और दूसरी एंड पे वो हैं बुद्धा, जो उनको कहते हैं कि इवन अ फुटस्टेप ही टुक इज ब्यूटीफुल, इज क्रिएटिव। यस। आचार्य जी ब्यूटी की डेफिनेशन एक देख रहे थे, किसी रील में देखा मैंने, द वन इन हुज आईज यू डोंट सी एनी फियर, फियरलेस इज एक्चुअल ब्यूटी। मेरे को और डर वहीं होगा जहाँ स्वार्थ होगा। और स्वार्थ वही होगा जहाँ ईगो होगी। यहाँ घूम के आ गई बात नहीं बिल्कुल। कि फियरलेस चेहरा, उसकी आंखों में जो तेज और जो खूबसूरती है, वो आप कुछ भी कर लो, कुछ मेकअप लगा लो, कुछ भी कर लो, वो उसको बैलेंस कर ही नहीं, उसके पास भी नहीं आ सकता। ये भी क्लोजिंग थॉट्स के लिए सही है ना, वापस लिंक अगर हम करेंगे, फ्रेमवर्क होल्ड्स दैट व्हाट इज कॉल्ड टेस्ट इज इन लार्ज पार्ट द ईगोज प्रेफरेंस। तो टेस्ट जो हम बोलते हैं कि ये मेरा टेस्ट नहीं है, ये मेरा टेस्ट है, वो सब कुछ ईगो का ही किया धरा है कुछ, क्योंकि जिसको पिया को याद करना है वो तो कुछ भी चीज़ देख के याद कर सकता है, लेकिन ईगो क्या करेगा, ये मेरे को टेस्ट ज़्यादा सही लग रहा है, ये टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा, क्यों? क्योंकि ये वाला टेस्ट मेरे से मैच करता है, ये मेरी मेमोरी से या मेरे प्रेफरेंसेस से, ये मुझे और ज़्यादा फूलने का मौका देता है। तो जहाँ ईगो आ गई वहाँ टेस्ट आ गया। तो इन लार्ज पार्ट टेस्ट इज ईगोज प्रेफरेंस फॉर आर्ट दैट सर्व्स इट्स ओन प्रोजेक्ट। हाँ मेरी कामना। कुछ लोग अब या आई गेस इसको काटने के लिए कि कुछ कह सकते हैं कि मैंने नहीं किया, मतलब ईगो ने नहीं किया, ये तो मेरी आंखें उस तरफ देख रही थी, मैंने नहीं देखा। अब मान लो किसी की धारणा है, किसी के मन में है कि अगर कोई अपोजिट जेंडर मिल जाए तो उससे मेरी भूख मिट जाएगी, मेरा जो मेरी लाइफ में बेचैनी है या वॉइड है वो भर जाएगा। तो आंखें खुद ब खुद देखेंगी, आंखें जाएंगी, और आपको लगेगा कि आंखों ने देखा, लेकिन क्योंकि आपकी धारणा नहीं होती वो वाली, आप नहीं चाह रहे होते कुछ, तो नहीं देखती। तो आपको लग सकता है कि हाँ ये तो आंखों ने देखा, मैंने थोड़ी ना देखा, लेकिन ईगो ने देखा आंखों के द्वारा। आंखों का मास्टर तो ईगो है ना, आंखें अपने आप में कुछ नहीं है। एक्शन वो भूख से आ रहा है, क्योंकि वो भूखा है, उसको चाहिए कुछ ना कुछ। तो आसपास जो कुछ भी दिखेगा विषय, उसमें से वो एक को पकड़ के एक्सप्लोर करने का ट्राई जो करेगा। बेस में होती है वृत्ति या अहम वृत्ति है, या आप जो कह रहे हो एम्प्टीनेस है या कुछ है, वो वृत्ति से निकलते हैं थॉट्स। वो थॉट्स आते हैं मन में कि कैसे उसको जीता जाए, कैसे उसको किया जाए, फिर थॉट्स बनते हैं एक्शन, जो कि आईज हो गई या हैंड्स हो गए कि अच्छा इसके बाद चल के जाते हैं, ऐसे बोलते हैं या आँखों से देखते हैं। तो जो हम चाहते हैं, जिसको रिजॉल्व करना चाहते हैं, हम आँखों को इधर करना चाहते हैं, वो गलत है, क्योंकि आंखें तो कुछ कर नहीं रही अपने आप में। हम चाहते हैं थॉट्स ना आए, थॉट्स भी अपने आप में कुछ नहीं कर रहे, थॉट्स भी और ऊपर है प्रॉब्लम, और अपस्ट्रीम है। वृत्ति को ठीक करना, वृत्ति को ठीक करने का वही है, अवलोकन ही है तरीका। डायग्नोसिस तक की। हाँ, डायग्नोसिस इज द की। और वो जो अभी लाइन थी ना लास्ट प्रेफरेंस वाली, इतने कि टेस्ट इज ईगोज प्रेफरेंस, तो मैंने कहीं ये पढ़ा हुआ है, मुझे एकदम से याद आया, शायद ज़ेन में कहीं पढ़ा था कि दे से इट लाइक दिस कि द एनलाइटेंड वन हैज़ नो प्रेफरेंस।
जहाँ आया उसको वैसे ही ले लिया। और मुझे शायद किसी सेशन में भी सुना था आचार्य जी के कि आग्रह सिर्फ ईगो के ही, अहंकार आग्रह करता है कि मुझे ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, यहाँ ये पर्टिकुलर ये आ गया तो नहीं ये इससे मुझे नहीं चाहिए। अभी ताओइज्म में भी तो आया था कि ज्ञानी पुरुष सब चीज़ों का स्वागत करता है। ऐसे ये भी है ना, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो ऐसे होए। प्रेफरेंस आते ही आपको इट्स फॉलोड बाय पेन, क्योंकि हो तो गए, नहीं हुई तो ही गए। क्योंकि आई गेस इसमें ये भी दिक्कत है ना कि आप जैसे मांग रहे हो कि सुख ही मिले मुझे, अब ये नहीं देख रहे ना कि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, कि दोनों आएंगे, द्वैत के दो शोर हैं, साथ में ही आएंगे। आप ये नहीं कर सकते कि एक सिरा ही आए मेरे पास, कि सुख ही आए, दुख भी इट आएंगे। इज फॉलोड बाय दुख, हैज टू बी। आई गेस सुख ही दुख। हाँ, दुख तो है ही, लेकिन वो जब भागता है ना चीजों के पीछे, कुछ अट्रैक्टिव दिख गया, उसको उठा लिया, तो जो मोमेंट उसको मिला है कि उस टाइम पे उसने उसको एक्सप्लोर कर लिया, या फिर उसको यूज कर लिया, या फिर उससे उसको तात्कालिक जैसे कि सेक्सुअल प्लेजर मिल गया, उस मोमेंट के लिए उसको लगा कि हाँ सुख मिल गया, बट वो सिर्फ एक कवर आया है दुख को, उसने एक विषय को पकड़ा है। हम ये भी तो हम अब ऐसे टेम्पोरल लीनियर उसमें कह रहे हैं कि अभी इस टाइम पे सुख है, इस टाइम पे दुख है, हाँ। ऐसे। बट मैं इसको ऐसे समझता हूँ कि सुख अगर आया है तो वो साथ में ये दुख लाया है कि सुख चला जाएगा। तो सुख का आना ही दुख टेंशन है ना। पैसे, मान लो मेरी लॉटरी लग गई, लॉटरी लगने का पे खुशी तभी हो रही है मुझे, और उसके साथ खुशी के साथ ये भी है कि ये वाला पैसा अब मैं रखूँगा, मैं टेंशन में हूँ कि कहीं लुट ना जाऊँ, दोबारा कहीं ना चले जाइए। अब इतना सारा पैसा मिला है, बड़ी मुश्किल से लॉटरी लगी, अब ये चला ना जाए। तो सुख के साथ ही ये टेंशन भी आ गई ना, सुख के साथ ये दुख भी आ गया। को-ओरिजिनेशन है, इट्स नॉट इवन सीरीज में, पैरेलली सुख के साथ ही दुख आ गया। एस्थेटिक्स पे आज की हमारी चर्चा इतनी ही रहेगी। हमने उसको बहुत सारे एंगल्स के साथ देखा, अलग अलग स्टोरीज उठाई, अलग अलग एग्जांपल्स लिए। होपफुली आपको इसमें कुछ इंसाइट्स मिली हो, और अगर आपकी अपनी कुछ इंसाइट है आप कमेंट में ज़रूर शेयर करें हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।